नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण। एससीओ में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ जताई प्रतिबद्धता। कहा, हमले के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को मिले सजा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की सोच और नीति सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर आधारित। एससीओ सदस्य देशों से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का किया आह्वान। इसे एससीओ के सिद्धांतों के मूल चार्टर का बताया हिस्सा। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भाजपा ने साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं में मोहब्बत की दुकान में परोसी नफरत। भूकंप के झटकों से दहले अफगानिस्तान में 800 से अधिक लोगों की मौत, तकरीबन 3000 लोगों के घायल होने की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में जान माल की हानि पर जताया दुख, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि चीन की सफल यात्रा का समापन, जहां मैंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विभिन्न विश्व नेताओं से बातचीत की, साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर भी जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी सरकार और जनता का आभार। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए एससीओ देशों को साथ आने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का बिना किसी भेदभाव के विरोध करना ही मानवता के प्रति सबका कर्तव्य है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश
हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 24 वर्षों से एससीओ के भीतर हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत की नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का भी आह्वान किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस sovereignty, losing trust and मीनिंग। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ मंत्रणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के तियानजिन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में यात्रा की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांत पर वे विकसित हो रहे हैं और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी एक मत होकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान कर सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ तियानजिन से जेसिका की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शंघाई सहयोग सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें चीन के सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेता एक ही कार में साथ चलकर बैठक स्थल तक पहुंचे, जिसकी तस्वीरें चीन में इंटरनेट सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही हैं। चीनी सर्च इंजन बाइडू पर पहले स्थान पर सर्च ट्रेंड में मोदी और पुतिन गले मिले और हाथ में हाथ थामकर बातचीत की।
ये चल रहा है। वहीं दूसरी ओर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबू पर पहले नंबर पर मोदी ने पुतिन की कार में सवारी की चल रहा है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बंद हुए। बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में रहे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 80,364 पर रहा। वहीं निफ्टी 198 अंक की बढ़त के साथ 24,625 पर बंद हुआ। लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1098 अंक की बढ़त दर्ज की गई। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 271 की तेजी के साथ 17,498 पर रहा। M&M, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, एटर्नल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। दूसरी तरफ सन फार्मा, ITC, HUL, टाइटन, HDFC बैंक और L&T लूजर्स थे। बाजार उम्मीद के मुताबिक गैप अप के साथ खुला। इसकी वजह GDP के आंकड़ों का उम्मीद से बेहतर होना था। अप्रैल जून अवधि में GDP 7.8% की दर से बढ़ी है। GDP के बढ़ने की रफ्तार बता रही है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत बनी हुई है और इसका प्रभाव आने वाली तिमाहियों में कॉरपोरेट आय पर भी पड़ेगा। स्वयं सिद्धा बेटियों की अपार संभावनाओं को पहचानने और उन्हें निखारने का उत्सव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल 2014 से इस परंपरा को निभाते हुए अब तक 20,000 से अधिक विमेन अचीवर्स को सम्मानित कर चुकी है। इसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित स्वयं सिद्धा कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय खेल परिसर में पहुंची छात्राओं से कॉलेज के दिनों को सार्थक और दिशा देने वाला बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए छात्राओं के हौसलों को यह कहकर बढ़ाया कि आपके लिए भी खुला आसमान है। जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी 2 ऑफिसर्स जिसमें कि सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब उसी ड्राइव को उस ऑपरेशन को लीड करके वहां पर उन आतंकी अड्डों को उन्होंने मार गिराया, वो सोफिया, वो व्योमिका, वो आप में से भी कोई हो सकती है। देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर बैंक ने क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और प्लैंक प्रतिस्पर्धा सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की। युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक आयोजित इन प्रतियोगिताओं में पीएनबी परिवार के 453 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और टीम भावना और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अशोक चंद्र और कार्यपालक निदेशक विभू प्रसाद महापात्र ने विजेताओं को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के उपलक्ष्य में जो पूरे देश में स्पोर्ट्स डे का जो सेलिब्रेशन हो रहा है 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, तो अपने बैंक के माध्यम से भी इस तरीके की एक्टिविटी हमने आयोजित किया। पिछले 3 दिन से हमारे सारे एम्प्लॉय डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे एम्प्लॉय के लिए किया गया, जिसमें हमारे बैंक के महिलाएं और हमारे पुरुष सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो मैसेज हमारा ये देना क्या है कि भारत सरकार का जो प्रायोरिटी है, फिट इंडिया का जो कंसेप्ट है, उसके माध्यम से हेल्थ के प्रति जागरूकता हम पैदा करें अपने एम्प्लॉय को और अपने नागरिकों को एक हेल्थ के लिए हम जागरूक बनाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पाठ्यक्रम विकास को आगे बढ़ाने में एनसीईआरटी का विशेष योगदान रहा है। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। एनसीईआरटी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हिंदी, संस्कृत, हो हिंदी और कोया 4 भाषाओं में प्राइमर का लोकार्पण। पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन, 4 डीएम स्कूलों में वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशाला, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संरेखित पहल, किताब 1 पढ़े अनेक और उत्कल जननी करा सुयोग्य संतान पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनसीईआरटी की जिम्मेदारी देश को विकसित भारत बनाने और नॉलेज पावर बनाने की है। आप लोग सिर्फ अन्य इंस्टीट्यूशंस के प्राध्यापक नहीं हो, आपके कंधे पे पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाने के लिए केवल भारत की नहीं दुनिया की एक इंटेलेक्चुअल रिपोजिटरी बनाने की दायित्व आपके पास है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में एनसीईआरटी का योगदान बहुत अहम है। उन्होंने एनसीईआरटी को मॉडर्न बनने और तकनीक से हाथ मिलाने की जरूरत पर बल दिया। एनसीईआरटी के कंधे में भारत की 35 करोड़ लोगों की नॉलेज लेवल को एजुकेशन के माध्यम से कॉम्पिटेंसी से कन्वर्ट करना, यह हमारा दायित्व है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक ऐसा संस्थान है जो भारत के शैक्षणिक परिवर्तन की आधारशिला है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने जम्मू के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने राजभवन में राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने जम्मू दौरे के दौरान मंगुचुक गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उत्तराखंड में भारी बारिश से आई आपदा को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा टनकपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान बाढ़ में प्रभावित लोगों से उन्होंने बातचीत की और राज्य सरकार की ओर से सभी प्रकार से मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मोहल्ला चूड़ी टिकरा में जाकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में रह रहे छोटे बच्चों और ग्रामीणों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ पीड़ितों को राहत पहुंचाने को लेकर अहम बैठक भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा का दौरा किया और जैसा कि हमने आपको बताया कि मोहल्ला
चूड़ी टीकरा में जाकर पीड़ित परिवारों से बातचीत की और बाढ़ राहत शिविर में छोटे बच्चों और ग्रामीणों से भी उन्होंने संवाद किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर आगामी 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने ये रोक लगाई है और आपको बता दें कि मौसम की हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो चूंकि अब ये जो मौसम की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से गंभीर है और चिंता का ये विषय है, इस लिहाज से 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट पर उठे विवाद में सोमवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त के आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसके लिए गठित की है। और आपको बता दें कि सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में 1 मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित करने का निर्देश दिया गया है। कमीशन को 3 माह के भीतर पूरी जांच कर रिपोर्ट सौंपनी होगी। मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने लगभग 75 पन्नों के अपने फैसले में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, कितने पद सरेंडर किए गए और ऐसा क्यों किया गया, इन सभी बिंदुओं पर जांच जरूरी है और इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया जा रहा है। अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को फैक्ट फाइंडिंग काउंटर स्थापित करने के आदेश दिए हैं ताकि अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित जानकारी आसानी से मिल सके और उन्हें बार बार अदालत का सहारा न लेना पड़े। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट में गंभीर त्रुटियां हुई। उनका कहना था कि कई ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया जिनके अंक कम थे, जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वालों को बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश भर में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने की शुरुआत को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि लाखों वाहन चालक ऐसे ईंधन का उपयोग करने को मजबूर हैं जिसे उनके वाहनों के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच वकील अक्षय मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका में उठाए गए तर्कों से सहमति नहीं हुई। याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि याचिकाकर्ता जमीनी हालात से अनजान हैं। इस नीति से लाखों गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे आपत्ति जमा करने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपने आपत्ति और दावे पेश कर सकते हैं। आयोग ने आश्वस्त किया कि नामांकन की आखिरी तारीख तक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने काटने का काम होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरालीगल वॉलंटियर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे आपत्ति दर्ज करने में मतदाताओं की मदद करेंगे। कोर्ट ने बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश सिर्फ 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बाकी लोगों के लिए इसका लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर
बाकी लोगों को आधार कार्ड होने की वजह से नाम शामिल नहीं किया गया, तो आप उनकी लिस्ट हमारे सामने रखिए। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक विवादित टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक स्थानीय नागरिक की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बयान को नफरत फैलाने वाला बताया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस बयान को गंभीर आपराधिक कृत्य करार दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर टीएमसी सांसद के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत माना कैंप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच रायपुर पुलिस कर रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। गृह मंत्री के खिलाफ मात्र टिप्पणी को लेकर जो उन्होंने बोला है, विषय को लेकर हम थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के श्री क्षेत्र धर्मस्थल में कथित सामूहिक दफन मामले की जांच को विशेष जांच दल से हटाकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की है। और इस मांग को लेकर भाजपा ने एक बड़े पैमाने पर धर्मस्थल चलो रैली निकाली। भाजपा का कहना है कि श्री क्षेत्र धर्मस्थल के खिलाफ अप्रचार, षड्यंत्र और झूठी अफवाहें फैलाकर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। धर्मस्थल के समर्थन में हम धर्मस्थल के साथ हैं का संदेश देने के लिए भाजपा की ओर से राज्य अध्यक्ष BY विजयेंद्र के नेतृत्व में धर्मस्थल चलो कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाद्वार से सभी नेताओं ने विशाल जुलूस भी निकाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक BY विजयेंद्र, विपक्ष के नेता R अशोक के साथ कई बड़े नेता श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉक्टर D वीरेंद्र हेगड़े से मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदू धर्म जागृति सम्मेलन में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई को लेकर आंकड़ा जारी किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ने अगस्त में अपने इतिहास में पहली बार 20 अरब लेन देन को पार कर लिया है। अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 20.01 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई, जो बीते महीने जुलाई के आंकड़े 19.47 अरब की तुलना में 2.8% की वृद्धि है। वार्षिक आधार पर यह 34% की वृद्धि है। यूपीआई ने अगस्त के दौरान 24.85 लाख करोड़ रुपए के लेन देन दर्ज किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। इसके अलावा एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार औसत दैनिक लेन देन संख्या बढ़कर 64.5 करोड़ हो गई, जो कि जुलाई में 62.8 करोड़ दर्ज की गई थी। अगस्त में औसत दैनिक लेन देन मूल्य 80,177 करोड़ रुपए रहा। यूपीआई ने इससे पहले 2 अगस्त को एक ही दिन में 70 करोड़ से ज्यादा लेन देन का रिकॉर्ड बनाया था। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे।
मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों। आइए सीधा चलते हैं कर्नाटक के मैसूर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान हीरक जयंती समारोह को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के हीरक जयंती समारोह में उपस्थित कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चांद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री दिनेश गुंडूराव जी, संसद सदस्य श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियर जी, संस्थान के निर्देशक डॉक्टर एम पुष्पावती जी, शिक्षकगण, चिकित्सकों, विद्यार्थीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, स्पीच एंड हियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान के लिए कार्यरत इस संस्थान के हीरक जयंती समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज के ऐतिहासिक अवसर पर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग आइस से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान निर्देशकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों एवं विद्यार्थियों का बधाई देती हूँ। मुझे ये बताया गया है कि करीब 2 दशकों से इस संस्थान का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही है। ये प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान निर्देशक डॉक्टर एम पुष्पावती जी उस परंपरा को मजबूत कर रही है। ये संस्थान वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक अच्छा उदाहरण है। ये वर्ष 1965 में शुरू हुआ ये संस्थान कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के समाधान के लिए एक्सपर्ट मैन पावर की सहायता से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि यहाँ पर स्पीच एंड हियरिंग संबंधी दिव्यांगताओं से जुड़ित सभी आयु वर्गों के लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच द्वारा चिकित्सा प्रदान की जा रही है। इस संस्थान के आउटरीच सेंटर्स तथा टेली असेसमेंट और टेली रिहेबिलिटेशन संस्थाएं भी देश भर में जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आइस का ये परिसर मैसूर के महाराजा श्री जय चामराजेंद्र वडियर द्वारा दान की गई भूमि पर बना हुआ है। आज यहाँ पर श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराव वडियर जी उपस्थित है। मैं उनके पूर्वजों द्वारा किए गए समाज कल्याण के कार्य की सराहना करती हूँ। देवी और स्वजन, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में 6 करोड़ से अधिक लोग हियरिंग की समस्या से पीड़ित हैं। इस संदर्भ में नेशनल प्रोग्राम फॉर दी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस के नोडल केंद्रों के रूप में आइस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अन्य समस्याओं की तरह स्पीच एंड हियरिंग संबंधी समस्या में भी प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों की पहचान और उनके निदान के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। साथ ही समाज पीड़ितों के साथ सहयोग और सहानुभूति का नजरिया रखे, इसके लिए जागरूकता भी आवश्यक है। मुझे खुशी है कि आइस इन सभी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आइस के
पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन का पुरस्कार देने का अवसर मुझे मिला था। ये सम्मान इस संस्थान द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों का प्रमाण है। एक अखिल भारतीय संस्थान के रूप में आयुष को निरंतर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे वो देश विदेश के संस्थानों के लिए रोल मॉडल बने। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान द्वारा स्थापित इंक्लूसिव थेरापी पार्क देश विदेश में एक मॉडल के रूप में कार्य कर रही है। इसे उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में प्रभावित है। आयुष आरोग्य वाणी भी एक अनूठी पहल है जिसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स और उनके शीघ्र पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। देश का अग्रणी संस्थान होने के नाते आयुष कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से जुड़े राष्ट्रीय नीति निर्माण में भी सलाह दे सकता है। आज टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी दिव्यांगताओं को दूर करने में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का प्रयास अत्यंत सहायक सिद्ध होगा, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए देश में उनका विकास और निर्माण जरूरी है। उदाहरण के लिए कोक्लियर इम्प्लांट जैसे उपकरण कम खर्चों में उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक है कि इनके निर्माण में हमें आत्मनिर्भर बने। आयुष जैसे संस्थानों को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस क्षेत्र में रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देकर आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान और मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप देश के जाने माने शोध संस्थानों के साथ सहयोग कर सकते हैं। आयुष देश के दिव्यांग मानव संस्थानों को सशक्त बनाने में और अधिक योगदान दे सके, इसके लिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। मुझे विश्वास है कि ये सेंटर शिक्षाविदों, चिकित्सकों, तकनीकी विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाकर दिव्यांग मानव संस्थान के सशक्तिकरण के दिशा में कार्य कर रहा होगा। मेरा मानना है कि इस कार्य में अपने संस्थान के भूतपूर्व विद्यार्थियों जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं को जोड़ना भी सकारात्मक कदम होगा। इस सेंटर को उन स्टार्टअप्स का भी सहयोग करना चाहिए जो दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। देवियों और स्वजनों, सरकार विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण तैयार कर रही है, जिससे वे बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उन्नति तथा विकास के समान अवसर प्रदान करने में प्रयास हो रहा है। मेरा मानना है कि सभी सार्वजनिक स्थान, सुविधाएं और सूचना के स्रोत दिव्यांग अनुकूल होने चाहिए। ऐसा होने से न केवल दिव्यांगजनों को सुविधा होगी, बल्कि उन्हें ये एहसास भी होगा कि समाज उनकी चिंता करता है। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस का उपयोग हमें सांकेतिक भाषा को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए संकल्प दिवस के रूप में करना चाहिए। देवी और स्वजनों, आयुष जैसे संस्थानों से ये अपेक्षा है कि वे इनोवेशन विद कंपैशन की भावना से काम करते हुए ऐसे टेक्नोलॉजीज विकसित करेंगे जिससे स्पीच एंड हियरिंग से पीड़ित लोग न केवल सामान्य जीवन से जी सके, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके।
हीरक जयंती के अवसर पर आयुष से जुड़े सभी लोग संकल्प ले कि इन मानस गंगोत्री से सेवाभाव और संवेदनशील समाज के निर्माण के धारा निरंतर प्रवाहित होते रहेंगे। मेरे शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी, कन्नड़ या कर्नाटक भाषा भले ही मेरे मातृभाषा नहीं है, लेकिन मेरे भारत में जितने भी भाषा है, जितने भी संस्कृति है, ये जितने भी परंपरा है, ये मेरा प्यारा है। मैं सबको बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। सब अपने भाषा को जीवित रखे, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति को जीवित रखे, उस दिशा में आगे बढ़े। मैं इसके लिए शुभकामना देती हूँ, लेकिन मैं जरूर सीखूंगी कन्नड़ भाषा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आयुष मैसूरू के हीरक जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों का जिक्र किया और उनकी सराहना भी की। और अब आपके लिए जो डीडी न्यूज़ बिहार के ग्राउंड जीरो से क्या बिहार की जनता के मन में है, चुनावी माहौल को लेकर बिहार की जनता किसे जनादेश देगी, इसको लेकर के डीडी न्यूज़ ने शुरू की है क्या बोले बिहार कार्यक्रम की सीरीज। तो आइए सीधा लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो से क्या बोले बिहार में।